बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं। और अगर आज ही की बात की जाए तो डोडा में एक बड़ा आतंकवादी घटना हुई है और इस घटना में एक कर्नल समेत 5 हमारे जो बहादुर सिपाही हैं इंडियन आर्मी के, वो शहीद हुए हैं। इससे पहले 8 जुलाई को भी इसी तरह की घटना जो है कठुआ में हुई थी, जहां पर 5 जवानों ने शहादत हासिल की थी। क्या कारण है जम्मू कश्मीर में इस तरीके से लगातार आतंकवादी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं? और ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं जम्मू संभाग में बढ़ रही हैं, पुंछ में, डोडा में, उधम सिंह नगर में, रियासी जैसे क्षेत्रों में, जो कि पीर पंजाल का साउथ का एरिया है, वहां पर ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। अगर इस इलाके की टेरेन की बात की जाए तो यहाँ का भूभाग बड़ा ही विषम परिस्थितियों वाला है, बड़ा ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और यहाँ पर आतंकवादियों ने अपने छिपने के स्थान बनाए हुए हैं और जहाँ से वो निकल करके आते हैं और फिर वो टारगेट करते हैं इंडियन आर्मी के जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं उनके ऊपर, और जिसमें हमारे सोल्जर्स को लगातार जान का नुकसान उठाना पड़ा है, साथ ही नागरिकों की भी कई बार जो है जाने गई हैं। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जब 370 को जम्मू कश्मीर में 2019 में हटाया गया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे और सरकार का भी ये मानना था कि जम्मू कश्मीर से अब आतंकवाद कुछ ही समय की बात है। और 370 को हटाए जाने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक पीसफुल इन्वायरमेंट लाया गया और किसी तरीके की कोई बड़ी घटना 370 के हटाने के बाद भी नहीं हुई, तो उसके बावजूद अब लगातार जम्मू के इन क्षेत्रों में, यानी जम्मू संभाग का जो पूर्व पंजाल का दक्षिणी इलाका है, पुंछ है, रियासी है, डोडा है, कठुआ है, इन इलाकों में आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है जिसके चलते इन इलाकों में बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। फिर अगर हम देखें, थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाके देखें, तो गवर्नमेंट ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, तब ये बात भी सामने आई थी कि इसका एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो टेरर फंडिंग है, जो हवाला के जरिए से जम्मू कश्मीर में पैसा पहुंचता है और आतंकवादियों की फंडिंग की जाती है, कहीं ना कहीं उसकी चोट आतंकवादियों पर पड़ेगी, टेरर फंडिंग करने वालों पर पड़ेगी। लेकिन क्या उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। इसको भी समझा जाना चाहिए कि क्या आतंकवादी घटनाओं में उस टेरर फंडिंग का जो एंगल था, उसको सरकार मौद्रीकरण की जो नीति लेकर के आई थी, जिसमें डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उससे कुछ लक्ष्य हासिल हुआ? क्या 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें कोई परिवर्तन आया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम बात करें, जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 के बाद इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स की एनुअल रिक्रूटमेंट होता है, कहीं ना कहीं वो भी उससे डिस्टर्ब हुआ और 60,000 हर साल इंडियन आर्मी में ऐसा माना जाता है कि फौजी जो है रिटायर होते हैं और 60,000 की भर्ती होती है। लेकिन पिछले 3 सालों से इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की जो रिक्रूटमेंट है और वो भी नहीं हुई है। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते 1,80,000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स की जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी में खाली है। और हालांकि अब उन्हें भरा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना लेकर के आई है, और अग्निवीर योजना में भी लगभग 40 से 45,000 एनुअल रिक्रूटमेंट है और सिर्फ 25% लोगों को ही रिटेन किया जाएगा और बाकी लोगों को जो है 4 साल की सेवा के बाद सेना से निकाल दिया जाएगा। तो क्या हम अपनी सेना की डाउनसाइजिंग कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा रिलाई टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, वीपन्स पे कर रहे हैं? क्या हम जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेना का है उसको कम कर रहे हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी सेना पर होना चाहिए, हथियारों की नई खरीद या इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? लेकिन जिस तरीके के भारत के सामने चुनौतियां हैं, क्या भारत रेवेन्यू खर्च जो है उसको कम करने का खतरा उठा सकता है? क्योंकि इंडियन आर्मी के सामने जो चुनौतियां हैं, वो एक तरफ नॉर्थ में जो चाइना है, दूसरी तरफ वेस्ट में पाकिस्तान है, और फिर इंडिया की जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा थ्रेट है। हम उन सारे चैलेंजेस को सामना करने के लिए हमारे पास जिस तरीके का सोल्जर्स का एक पुल होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम अपनी सिक्योरिटी के साथ समझौता करते हुए दिखाई पड़ रहा है, और इस दिशा में सरकार को निश्चित रूप से सोचना होगा। और चूंकि जम्मू क्षेत्र में अगर हम देखें तो जिस तरीके से पिछले 15-20 वर्षों में शांति थी, वहां पर एक बड़ी तादाद में सेना का डिप्लॉयमेंट था, डेंसिटी थी आर्मी की। लेकिन जब गलवान में चाइना आया और गलवान में चाइना के आने के बाद इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके चलते
जम्मू संभाग से एक बड़ी तादाद में फौजियों को लाया गया लद्दाख क्षेत्र में, और वहाँ इसके चलते सेना की कमी हुई है। और वो एक जो सेना के डेंसिटी में कमी आई, कहीं ना कहीं उसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट हैं, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया है और उन ट्रेडिशनल रूट्स के जरिए से, वो चूंकि घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, टेरेन्स हैं, वहां से वो अंदर आ रहे हैं। और उनके साथ अमेरिकन M9 राइफल्स जैसी वेपन्स भी मिले हैं, जो चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में काम करना होगा। सरकार को अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को जो ग्राम स्तर पर जो सुरक्षा समितियां थी उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको हथियार और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और आउटपुट, इंटेलिजेंस आउटपुट को मजबूत करने के लिए इंडिया को ज्यादा लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। लोगों को टेररिज्म के बारे में बताना भी पड़ेगा कि टेररिज्म कितना बड़ा खतरा है, और इस पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो एक अवसर आया है उसको हम खराब नहीं होने दे सकते हैं। ये चीज लोगों तक लेकर के जानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की जो लोकल पार्टीज हैं, जो लोकल वहां के लीडर्स हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनको इंगेज करना पड़ेगा और ये बात बतानी पड़ेगी, और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग जैसे जो हमारे सेंसर्स जो हैं उस पर हम बेस कर सकते हैं। ड्रोन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहां से हम विजिलेंस कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं। इस तरीके के स्ट्रैटेजी को अपना करके हम जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और हमको ध्यान देने की है कि जब तक हम जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ऑन नहीं करेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां की आवाज का लोकतांत्रिक ढंग से उठाने का अवसर नहीं देते हैं, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। हमें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव को कराना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर जल्द से जल्द आए, और अब जनता की चुनी हुई सरकार आए, और वो इन समस्याओं का समाधान करे, विकास भी करे और सुरक्षा के ऊपर भी काम करे, ताकि जन भागीदारी के साथ ही हम आतंकवाद के जो सर्प है, जो सांप है, उससे निपटा जा सकता है। और एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कम्युनल देश में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कम्युनल इन्वायरमेंट बन गया है उसको कम करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान के जो मकसद हैं उसको नापाक, उसके इरादों को हम समाप्त कर सकें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बात बतानी पड़ेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जम्मू कश्मीर में है। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम लोगों के बीच में ये बात उठाते हैं, जो हमारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, वो चाहे G7 हो, G20 हो, यूनाइटेड नेशन हो, हर उस फोरम पर जहां पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, हमें बेनिफिट कर सकता है, वहां हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है जम्मू कश्मीर को, और आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना को हमें एक साथ टू फ्रंट वार के लिए भी अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो इंडियन आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस, आप जरूर कमेंट करें। आप अपने व्यूज हमको दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो